नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम पंचायती राज के और योजनाओं के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 घ या 243 डी बोल सकते हैं इसको। तो पंचायत में महिलाओं का 1/3 आरक्षण की व्यवस्था 243 डी आर्टिकल के तहत की गई है। इसी आर्टिकल के तहत SC और ST के आरक्षण की भी बात कही गई है और इसी के तहत महिलाओं के आरक्षण की भी बात कही गई है। 243 डी के 1 पार्ट में कहा गया है SC और ST का आरक्षण, और 243 डी के तीसरे पार्ट में कहा गया है महिलाओं का 1/3 आरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितनी संख्या बताइए? कुल स्थानों का 1/3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पेशा, इसको पेशा बोलते हैं, के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में सब ग्राम सभा की क्या भूमिका आ सकती है? तो इसको पेशा बोलते हैं, पेशा एक्ट 1996। इसके अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका आ सकती है? तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, करेक्ट। ग्राम सभा के पास लघु वनोपजब का स्वामित्व होता है, तो ये भी करेक्ट है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो किसी भी खनिज के लिए अनुशंसा आवश्यक नहीं है, मतलब जो गौण खनिज होते हैं उनके लिए आवश्यक है, जो सूक्ष्म खनिज होते हैं। बाकी एक गलत हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जब संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, तो त्रिस्तरीय अभिशासन भी है इसमें। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और बीच में पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद स्वपालिक संरचना की, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई गई थी 1957 में, इसने कितने स्तर पर बात कही थी? त्रिस्तर पर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत भी सम्मिलित है, जिसको पंचायत समिति कहते हैं, और ग्राम पंचायत। नगर पंचायत इसमें सम्मिलित नहीं है, नगर पंचायत का अलग से अनुच्छेद है 74वां। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पद्धति की बात करी थी। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पद्धति की बात की थी। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर इसको मिलान करें तो इसका हो जाएगा ए का दूसरा त्रिस्तरीय। और इसके बाद LM सिंघवी की बात करें तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात की थी, और GV राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है, क्षेत्र पंचायत, वो एक प्रशासनिक अधिकरण होता है। इसका करेक्ट आंसर प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है पंचायत की स्थिति की का पुनर्विलोकन करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है क्या? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भी। लोगों की हिस्सेदारी, ये भी। सामुदायिक विकास, ये भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत राज विषय है किस सूची का? समवर्ती सूची, केंद्र की सूची, राज्य की सूची, शीर्षाधिकारी की सूची। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की सूची का। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा? तो राज्य का विधानमंडल पंचायत की संरचना के बारे में उपबंध करेगा, तो ये सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, ये भी सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, ये गलत है। प्रत्येक राज्य नहीं करेगा। मध्य स्तर पर पंचायत समिति उन राज्यों में नहीं होगी जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकते, तो ये सही है। अगला, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो किस दिनांक से अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे।
अगर निर्वाचन की जो अगर बात करें शेष जो पंचायत की अवधि वो 6 महीने से कम ही बची है तो फिर चुनाव नहीं होंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 40। अगले प्रश्न पर बात करें, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 29 कार्य पंचायती राज संस्थाओं के होते हैं जो अनुच्छेद 243 जी के तहत दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है, क्या किया है 73 ने? पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, ये भी सही है, नियमित चुनाव होंगे। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो आपको बताया था 20 लाख। 20 लाख से कम जनसंख्या होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, ये संबंधित है। लोगों का स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, ये भी संबंधित है। जनोपयोगी सेवाएं, ये भी संबंधित है। लोक व्यवस्थाओं का अनुरक्षण, लोक व्यवस्थाओं का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, यह राज्य सूची का एक विषय है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया, तो ये सही है। भारत के संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध हैं, तो यहाँ तक तो सही है। अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिका हो सकती है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो 2 प्रकार की नहीं होती हैं, 3 प्रकार की, एक नगर पंचायत, फिर नगर पालिका परिषद, फिर नगर निगम। तो एक गलत हो जाएगा दूसरा वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, गलत है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें पंचायतों के बारे में बात की गई है, ना कि नगर शासन की। पंचायत राज व्यवस्था का निम्नलिखित किस सूची का किसमें उल्लेख है? किस सूची में उल्लेख है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, सही है। संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो गलत है, ये 73वां है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो 73वें संविधान संशोधन का सबसे पहले अभिपालन करने वाला राज्य कौन बना था? मध्य प्रदेश, जिसने सबसे पहले अपने यहाँ पंचायतें स्थापित की थी। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक प्रावधान हैं नई। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? तो कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है? अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित हैं, ये सही है। सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचकों का आज्ञापत्रक किया जाना, इसके बाद ये भी सही है। पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का सांविधिक प्रतिनिधित्व, अगर इसकी बात करें तो सांविधिक प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। और लास्ट है, पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो, तो गलत। पंचायतों के सदस्यों के लिए कोई नियमित पारिश्रमिक नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है, सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, तो ये गलत है। अनुच्छेद 334 में कहा गया है कि जो लोकसभा में आरक्षण होगा और राज्य की विधानसभा में SC/ST का आरक्षण वो कब तक चलेगा, तो उस अवधि तक यह नहीं चलेगा, यह हमेशा के लिए लगभग प्रावधान किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो कौन करता है? 243 D। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में लागू होगा, असम में लागू होगा, हरियाणा में लागू होगा, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अनुसूचित जाति की संख्या नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो ग्राम सभा क्या होती है? यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्षेत्र पंचायत के लोग, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत लोग, तो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? लोकपाल, पंचायती राज पद्धति, अंतर्राज परिषद, क्षेत्र राजनीति, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज पद्धति, ग्रास रूट डेमोक्रेसी से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति तो है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी ये भी है, केंद्रीय नियंत्रण तो ये नहीं है, केंद्र का नियंत्रण नहीं है इस पर, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति ये भी है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब देखना है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, गलत है। 24 अप्रैल से प्रभावी हुआ था, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप में जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, तो ये सही है, बाकी बी वाला गलत हो जाएगा। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव के परिणाम था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CDP एवं NES, CDP सामुदायिक विकास योजना और NES राष्ट्रीय प्रसार सेवा के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली को सुझाव दिया था। तो CDP और NES की पुनर्गठन के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति, 1957, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी बनाएगी? GV राव समिति कब बनाएगी? 1985 में। LM सिंह भी 1986 में, बलवंत राय मेहता 1957 में और अशोक मेहता समिति 1970 में। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो LM सिंह भी अभी पढ़ी है हमने, अशोक मेहता समिति भी पढ़ी है, सादे काली समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, ना कि पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? तो संविधान में स्थान देने की बात किस कमेटी के द्वारा की गई थी? LM सिंह भी कमेटी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो क्षेत्र पंचायत का कितना क्षेत्र होगा ये निर्धारित कौन करता है? तो निर्धारित करता है राज्य सरकार के द्वारा, करेक्ट आंसर होगा। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो देखो, पंचायत समिति यानी ब्लॉक के लेवल पर, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं उसके सदस्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है, तो देखिए यहाँ पर राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है, सही है। राज्य की पंचायतों नगर पालिकाओं के निर्वाचन करवाता है, सही है। राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन कराता है, ये भी सही है। अगला है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपी गई मतदाता सूचियों को तैयार करना और निर्वाचन करवाने का कार्य करता है, तो ये गलत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है, तो पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 I के अनुसार किया जाता है, राज्य वित्त आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम या सर्विस, 1953 में। CDP कब लागू हुआ था? 1952 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो कौन सा लाभ प्राप्त कर सकता है? तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य को इसमें महात्मा गांधी मनरेगा में रोजगार प्राप्त करने का कोई भी व्यक्ति इसमें पात्र है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने लगभग 50 सवालों को हल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।